हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम एक इंडियन किचन ही क्या माने, हर जगह किचन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ऐसे स्पाइस या लीफी वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में मैं बोल रही हूँ, वो है कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो है वो हर किसी किचन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर क्विज़िन में ये काम में आता है, गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जो भी लोग किचन गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग या बैकयार्ड गार्डनिंग, कोई भी गार्डनिंग अगर आप करते हो तो मेरा ये सुझाव है कि अपने गार्डन में आप कोरिएंडर ज़रूर ग्रो कीजिए, जिससे आपको फ्रेश कोरिएंडर आपकी किचन में यूज़ करने के लिए आपको मिलेगा। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। तो और ये जो इसको कोरिएंडर या धनिया या मराठी लैंग्वेज में इसको कोथिंबीर भी कहते हैं। और जो कई बार आपने इसका एक दूसरा नाम भी कहीं पढ़ा होगा, सिलेंट्रो। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उनमें, या स्पेशली आप मानिए यूएस में, इसको सिलेंट्रो कहा जाता है। सिलेंट्रो भी इसकी जो कोरिएंडर की लीव्स और जो स्टेम होते हैं उसको वहाँ पे सिलेंट्रो कहते हैं, और जो उसका सीड होता है उसको कोरिएंडर कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कोरिएंडर कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कि कोरिएंडर को ग्रो करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले कोरिएंडर को ग्रो करने के लिए आता है, इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है पॉट सिलेक्शन। तो पॉट सिलेक्शन में कई लोगों को यूँ लगता है कि लीफी वेजिटेबल है, छोटा छोटा ही ग्रो होती है, तो क्यों ना इसको छोटे से पॉट में ही ग्रो कर लिया जाए। बट मैं आपको बता दूं कि जो कोरिएंडर होता है उसका जो रूट सिस्टम होता है वो डीप टैप रूट सिस्टम होता है। दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं प्लांट्स के, फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम। तो जो कोरिएंडर है उसका डीप टैप रूट सिस्टम होता है, जो इसकी रूट होती है वो नीचे गहराई में जाती है। तो एटलीस्ट आपको 8 to 10 इंचेस गहराई वाला पॉट इसके लिए सेलेक्ट करना है। चौड़ाई उसकी कुछ भी हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे बेटर है आप 18 to 20 इंचेस विड्थ का अगर आप पॉट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर लेकिन अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप चौड़ाई पे ध्यान ना दें, गहराई है उसको ध्यान में रखें कि एटलीस्ट 8 to 10 इंचेस गहराई वाला पॉट ही आपको यूज़ करना है। ऐसे बहुत ज़्यादा शैलो पॉट में आपको इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर जो शैलो पॉट में अगर आप ग्रो करेंगे, जैसे मेरा ये टब है, इसमें अगर मैं इसको ग्रो करूँगी तो ये एक माइक्रो ग्रीन्स की तरह ग्रो होगा। मतलब फर्स्ट टाइम एक बार ग्रो हुआ और आपने प्लग किया, बस ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये आगे ग्रो नहीं करेगा। तो आपको अगर मल्टीपल हार्वेस्टिंग्स चाहिए कि हम कई बार अपने धनिये को तोड़ें और यूज़ करें, तो आपको एटलीस्ट 8 to 10 इंचेस पॉट का यूज़ करना है। उसमें आप जैसे ये मेरे पास ये ग्रो बैग्स हैं, मैं इनमें इसको लगाऊंगी धनिया। तो अब जरूरी नहीं आप ग्रो बैग आप पॉट में भी लगा सकते हैं, या आपके पास पॉट भी अवेलेबल नहीं है तो कोई वुडन या प्लास्टिक के जो वेजिटेबल फ्रूट क्रेट्स होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो इसको लगाने के लिए। तो ये तो हो गया आपका पॉट सिलेक्शन। अब उसके बाद आता है कि हमें इसके लिए मिट्टी कैसी यूज़ करनी है। तो आप जानते होंगे क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल है तो इसमें फॉलिएज ही फॉलिएज होता है, और हम फॉलिएज के लिए ही इसको उगा रहे हैं, इसके सीड के लिए नहीं उगा रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो इसकी मिट्टी हम बनाएंगे वो एकदम ऑर्गेनिक मैटर रिच होनी चाहिए, उसको उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन रिच होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं 50% गार्डन सॉइल और 30% इसमें कंपोस्ट आपका काउडंग मैन्योर भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस 20% इसमें आपका ये कोकोपिट, 10% कोकोपिट, और 10% में रिवर सैंड यूज़ करती हूँ। तो इस जो ग्रोइंग मीडिया के साथ जो कोरिएंडर का जो प्लांट है उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सैंड मिलाने से जो इसकी मिट्टी है, मीडिया है, वो थोड़ा वेल ड्रेन्ड भी हो जाता है। और गर्मी कोकोपिट मैंने इसमें 10% इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम इसको समर सीज़न में ग्रो कर रहे हैं। समर सीज़न में जो सॉइल होती है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। तो जब हम अगर इसमें कोकोपिट मिला देंगे तो कोकोपिट बहुत लंबे टाइम तक के लिए मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। इसलिए गर्मियों में जब आप उसकी कोरिएंडर की सोइंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कोकोपिट मिला दें तो अच्छा रहेगा। 10% मिलाएंगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसका सॉइल सिलेक्शन करना है। तो ये हमारा ग्रोइंग मीडिया तैयार हो गया। अब आता है कि और हाँ, एक और चीज़ जो आप इसमें जिस भी पॉट में आप इसको ग्रो करेंगे उसमें ड्रेनेज होल आप अच्छे से बना दें, क्योंकि इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए, बट सॉगी सॉइल इसको नहीं चाहिए।
तो अब हमारा ग्रोइंग मीडिया भी तैयार हो गया। तो अब देखते हैं कि इसकी सोइंग के लिए हमें कैसे क्या करना है। तो सोइंग के लिए जैसे मेरे पास ये कोरिएंडर सीड्स हैं। कुछ लोग घर के जो बीज होते हैं उनसे भी कोरिएंडर ग्रो करते हैं, बट मैं सुझाव दूंगी कि आप इतनी मेहनत करें तो अच्छा है कि आप मार्केट से कुछ ब्रांडेड सीड ले आएँ जो ग्रो करने के लिए। तो वो आपको मल्टीपल प्लकिंग में हेल्प करेगा, मतलब आपका कोरिएंडर काफ़ी टाइम तक चलेगा। आप 2 बार 3 बार उसको तोड़ेंगे तो वो रीग्रो होता रहेगा। लेकिन आप जो culinary पर्पस के लिए जो यूज़ होता है, घर में जो कोरिएंडर यूज़ होता है, आप उसको ग्रो करेंगे तो हो सकता है कि वो एक बार ग्रो हो जाए, उसके बाद तुरंत उसमें सीड डेवलपमेंट हो जाए। और एक बार उसमें सीड डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद आपका लीफ का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। उसके बाद आपका क्रॉप खत्म हो जाती है, मानिए उसमें सीड के बाद फिर लीफ की डेवलपमेंट लीफ का नहीं होता है। तो मैं यही सुझाव दूंगी कि बेटर है आप बाहर से मार्केट से कोरिएंडर लेके आएँ ग्रो करने के लिए। और इसमें जो कोरिएंडर का एक सिंगल सीड होता है, सिंगल सीड जो कई बार तो मार्केट में भी जो पैकेट्स में ये ऐसे स्प्लिट होके भी मिलता है, मतलब जैसे मैंने ये वाला स्प्लिट किया हुआ है और ये होल सीड्स हैं। तो ऐसे होल सीड मिलते हैं और कई बार ऐसे स्प्लिट किया हुआ, मतलब एक जो इसका सीड है, एक दाना जो कोरिएंडर का जो एक फ्रूट होता है वो अपने आप में उसमें 2 सीड होते हैं। जो एक ये फ्रूट आप देख पा रहे होंगे ये 2 सीड इसमें होते हैं, मतलब कि उससे आप उसको स्प्लिट कर देंगे तो 2 आपके इंडिपेंडेंट प्लांट तैयार होंगे कोरिएंडर से। तो जो कोरिएंडर आपका अगर आपके पास स्प्लिट किया हुआ आपके उसमें है पैकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास होल कोरिएंडर है इस तरह का तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक रुमाल, साफ सुथरे रुमाल के अंदर या कपड़े के अंदर इसको रख लें और फिर आपके घर में कोई बेलन है या कोई सॉफ्ट रोलर टाइप का कुछ है उससे आप उसको थोड़ा सा क्रश करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के से हाथ से उसको क्रश करना है जिससे वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको अगर फास्ट जर्मिनेशन चाहिए तो इसको आपको 24 to 48 आवर के लिए पानी में सोक करके रखना है। इससे पानी में इसको सोक करके रखेंगे तो जो इसका जो सीड कोट होता है कोरिएंडर का वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो आपकी जो जर्मिनेशन होगा वो फास्ट होगा, इससे जल्दी होगा। तो आप इसको ऐसे सोक करके भी कर सकते हैं और अगर आपको सोक नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी उसको सीड को सोइंग कर सकते हैं, बट स्प्लिट तो आप ज़रूर कर लें, उसको 2 हाफ में डिवाइड ज़रूर कर लें तो उससे आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि चलो इसको हमें, जैसे मैंने ये सीड्स हैं ये लगभग 24 आवर मैंने इसमें पानी में सोक करके रखे हैं, फिर इनको थोड़ा सा पेपर पे फैला लिया था। तो ये थोड़े से ऐसे हाफ मॉइस्ट हैं, कुछ थोड़े ड्राई हो गए हैं क्योंकि जो एकदम गीले सीड होते हैं तो वो चिपक जाते हैं और उनको डालने में प्रॉब्लम आती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाते हैं। तो ये थोड़े इस तरह के हल्के मॉइस्ट हैं बट चिपक नहीं रहे एक दूसरे से, तो ये अच्छे से इनका स्प्रिंकल हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इनकी सोइंग हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारी जो सॉइल मीडिया हमने भरा है उसको हमें वाटरिंग करके पूरा मॉइस्ट कर लेना है। सीड सोइंग से पहले ही हमें उसमें पानी दे लेना है, अच्छा से उसको गीला कर लेना है पूरा। जैसे ये मैंने इसमें डाला पानी, ये पूरा अभी इसमें थोड़ी देर में ये पानी सेटल हो जाएगा। तो आइए अब देखिए दूसरा मेरा ग्रो बैग है, उसमें मैंने पहले से उसका जो सॉइल थी उसको मॉइस्ट किया हुआ था, पानी वाटरिंग की हुई थी। तो आइए इसमें ये सीड कैसे, बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे हमें ये स्प्रिंकल कर देना है। बस ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक सीड ना आए, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे रहें ये आपस में। ये ऐसे कर दिया हमने इनको स्प्रिंकल। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें लगभग आधा इंच की कोकोपीट की लेयर लगा देनी है। आधा इंच, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे सीड को बाहर निकलने में फिर दिक्कत होगी। सीड थोड़ा सा बस ढक जाना चाहिए हल्का सा, इतनी ही हमें ये इसके ऊपर लगानी है। इस तरीके से मैंने इनको कवर कर दिया है। अब इसके बाद हमें इस पे स्प्रेयर से वाटरिंग करनी है। ऐसे डायरेक्ट जैसे पहले मैंने सॉइल को गीला किया था वैसे नहीं करनी है। अब हमें स्प्रेयर से ऐसे स्प्रे करना है जिससे हमारे जो सीड है वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, वो वहीं लगा रहे, जिससे उसका जर्मिनेशन
डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से इसको सॉइल को मॉइस्ट कर देना है। और जो ये हमारे कंटेनर्स हैं इनको हमें शुरुआत में एकदम धूप में नहीं रखना है, थोड़ा सा पार्शियली रखना है, जहाँ पे सुबह सुबह की धूप आती हो और दोपहर की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो, ऐसी जगह पे रखना है हमें। वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है, बट अभी जर्मिनेशन, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा हमें दिन की तो सुबह की धूप तो ये इसमें जो मॉर्निंग की रहती है सनलाइट वो तो ठीक है, बट दोपहर की बहुत जब तेज़ धूप होती है उस समय इसको वहाँ नहीं रखना है। तो बेटर होगा कि हम इसको पार्शियल शेड में रख दें और 7 to 10 डेज में हमारे ये जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे और हमारा जो कोरिएंडर है वो उग जाएगा, हमें दिखने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये जो कोरिएंडर सीड्स हैं ये हमारे ग्रो हो चुके हैं। इनमें स्प्राउटिंग तो लगभग 4-5 डेज़ के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। अभी 10 दिन लगभग ये इतने बड़े हो गए हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा, अभी तो इसमें स्प्राउटिंग हो ही रही है। देखिए ये जैसे ये स्प्राउट्स निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, तो ये अभी और ग्रो करेगा थोड़ा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा तो मैं इसकी थिनिंग कर दूँगी। तो मतलब आसपास से कुछ सीडलिंग्स को निकाल देते हैं, तो वो थिनिंग उसको कहते हैं। और जो भी इसमें वीड, जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उनको भी अपन निकाल देते हैं, ऐसे अप्रूव कर देते हैं। तो अब इसका अब आती है कि इसकी पोजीशन अपन कहाँ इसको रखें, क्योंकि वैसे तो कोरिएंडर को सनलाइट पसंद होती है, एटलीस्ट 6 आवर्स का इसको सनलाइट चाहिए। लेकिन अभी बहुत राजस्थान में तो बहुत गर्मी हो गई है, तो हम इसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। तो हमें इसको पार्शियल शेड में रखना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे सुबह की लाइट हो तो ठीक है, बाकी दिन भर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ी सी हल्की सी मतलब फिल्टर्ड सनलाइट इसको मिले तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। और अब इसकी वाटरिंग के बारे में अगर बात करें तो वाटरिंग इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद रहती है, क्योंकि एक तो ये लीफी वेजिटेबल है, इसको हम सिर्फ लीव्स के लिए ग्रो कर रहे हैं। हमें सिर्फ इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है, हमें ऐसे सीड नहीं लेना है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ सिर्फ चाहिए। तो इसको हमें वाटरिंग बहुत रेगुलर करनी होती है। और वाटरिंग इसलिए भी ज़्यादा चाहिए होती है इसको, पानी की मात्रा, क्योंकि ये एक लीफी है, सारा लीव्स ही लीव्स रहते हैं। तो इससे जो वास्पोर्सर्जन होता है, जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है पत्तियों के थ्रू, वो भी ज़्यादा होता है। तो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और हमेशा जब भी इसको वाटरिंग करें तो ऐसे साइड से पानी इसको दें, ऐसे इसकी लीव्स पर पानी न दें, ऐसे साइड से पानी डालें इसको। अभी तो छोटी हैं ये सीडलिंग, जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम इसकी लीव्स पर डायरेक्ट पानी डालते हैं तो इसको पाउडरी मिल्डी का अटैक होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो ऐसे हमेशा जो आपका ग्रो बैग है या पॉट है जो भी है, उसकी साइड से इसको वाटरिंग कर दें, इसकी लीव्स के ऊपर पानी नहीं डालें तो ठीक रहता है। तो ये हो गया इसकी वाटरिंग। अब आता है इसका फर्टिलाइजेशन। तो इसको बहुत ज़्यादा एज सच कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तो लीफी वेजिटेबल है, लीव्स के लिए हम इसको ग्रो कर रहे हैं। तो इसको ऑर्गेनिक मैटर रिच, मतलब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसको चाहिए। तो हमने जो कंपोस्ट, जब इसकी सॉइल प्रिपेयर की थी तब जो इसमें कंपोस्ट मिलाया था वही इसके लिए काफ़ी रहता है। और अगर फिर भी फर्टिलाइज़र देना है तो इसको कंपोस्ट टी आप दे सकते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, तो उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक तो हम इसको समर्स में ग्रो कर रहे हैं, गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं, तो गर्मियों में इसमें जनरली बॉल्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो बॉल्टिंग क्या होता है? बॉल्टिंग होता है कि आपका जो प्लांट है, जैसे आपका जो कोरिएंडर है, उसको सीड डेवलपमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम तो इसको लीव्स के लिए ग्रो कर रहे हैं, हमें लीव्स चाहिए इसकी, बट इसमें एक आध प्लकिंग के बाद ही इसमें सीड डेवलपमेंट हो जाता है, या कई बार प्लकिंग भी नहीं कर पाते अपन और बहुत जल्दी सीड निकल आते हैं। तो ये बॉल्टिंग प्रोसेस होती है। तो हमें इस प्रोसेस को स्लो करना है, मतलब इसमें सीड डेवलपमेंट को डिले करना है हमें, कि देर से इसमें सीड डेवलपमेंट हो, जिससे हमें लीव्स की जो सप्लाई है वो हमारे लिए होती रहे, हमें लीव्स मिलती रहे। तो उसके लिए एक तो रहता है, उसके लिए एक रेमेडियल मेजर ये रहता है कि आप या तो स्लो बॉल्टिंग वेराइटीज ग्रो करें। तो उतना गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग लेवल पे संभव नहीं है कि हम मार्केट से स्लो बोल्ट वेराइटीज सर्च करें फिर उनको ग्रो करें। तो हम तो नॉर्मली सीड खरीदते हैं और उन्हीं को ग्रो करते हैं।
तो उसके लिए बेटर ये हुआ कि आप इसकी मतलब पिंचिंग आप इसकी करते रहें। जैसे जैसे आपको लगे कि हमें यहाँ पर इसका फ्लावर आने वाला है या फ्लावर स्टॉक आपको लगे कि बनेगा, तो वहीं से उसको पिंच कर दें आप। पिंचिंग आप समझते होंगे, ऐसे उसके टिप पोर्शन को प्लग कर देना है, तोड़ देना है। तो उससे जब आप उसको उसके स्टॉक को तोड़ देंगे, फ्लावर स्टॉक को, तो उसमें जो उसका सीड डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा और उसमें लीव्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गर्मी के मौसम में इसकी जो वॉल्टिंग प्रोसेस होती है, जो सीड डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, उसको डिले कर सकते हैं। यही एक प्रॉब्लम आती है इसमें। और दूसरी, इसमें कभी कभी पाउडरी मिल्डी और एफिड्स की भी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए पाउडरी मिल्डी के लिए ये है कि आप इसकी पत्तियों को बहुत ज़्यादा गीला ना करें, क्योंकि गीले रहने से वो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होती है। एयर सर्कुलेशन कम हो जाता है तो उससे भी होती है। और दूसरा, एफिड्स अगर है तो आप नीम ऑयल पानी में मिक्स करके इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसकी जो एफिड्स की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका लगभग 20 से 30 दिन में आपका जो कोरिएंडर है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा और आप अपने किचन गार्डन की या टेरेस गार्डन की जो फ्रेश कोरिएंडर है आप उसको यूज कर पाएंगे। आई होप मेरा जो ये धनिया उगाने का जो पूरा प्रोसेस है, ये सीड सोइंग से लेके सीड जर्मिनेशन तक, ये आपको अच्छा लगा। अगर तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।